इंजीनियरिंग और धातु कर्म के साथियों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास की एक ऐसी केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग मिसाल में गोता लगाने वाले हैं जिसे देखकर आज की मॉडर्न साइंस भी हैरान रह जाए। जी हाँ, प्राचीन भारत की एक ऐसी तकनीक जो उस दौर के हिसाब से बिल्कुल असंभव लगती थी, लेकिन फिर भी उसे एक इंडस्ट्रियल स्केल पर अंजाम दिया गया। आज के सफर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम जावर की अनूठी भौतिक चुनौतियों को समझने से शुरुआत करेंगे, भट्ठी और रसायन को डिकोड करेंगे और फिर इन प्राचीन तकनीकों के आधुनिक आईआईटी परीक्षण का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, जावर का जिंक रहस्य। भारत की इकलौती ऐसी साइट जो केमिकल इंजीनियरिंग की पूरी टाइमलाइन को पलट कर रख देती है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा जावर क्षेत्र सच में एक अजूबा है। यहाँ मौजूद राख और इस्तेमाल किए गए रिटॉर्ट्स के विशाल ढेर साफ तौर पर गवाही देते हैं कि 9वीं शताब्दी तक यहाँ किस भयानक औद्योगिक पैमाने पर धात्विक जिंक का प्रोडक्शन चल रहा था। मतलब ये कोई छोटी मोटी वर्कशॉप नहीं थी, बल्कि एक पूरा इंडस्ट्रियल हब था। देखिए, जिंक के साथ सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती उसके थर्मोडायनामिक्स में छुपी है। इसे ऑक्साइड से मेटल में बदलने के लिए यानी रिड्यूस करने के लिए कम से कम 950 डिग्री सेल्सियस की भयंकर गर्मी चाहिए होती है। लेकिन कैच क्या है? जिंक तो 907 डिग्री पर ही उबलने लगता है, यानी पिघलने से पहले ही वो गैस बन जाएगा। तो पारंपरिक स्मेल्टिंग तो यहाँ किसी भी कीमत पर काम नहीं आ सकती। इसी नामुमकिन सी थर्मोडायनेमिक पहेले को सुलझाने के लिए बनी एक बेहद खास भट्ठी। भाग 2, भट्ठी की संरचना। जरा इस 60 सेंटीमीटर ऊंचे पिरामिड जैसे आकार के ढांचे पर गौर कीजिए। इसे बहुत ही चतुराई से 2 हिस्सों में बांटा गया था। ऊपर का चेंबर, जहां आग की लपटें अपना काम करती थीं, और नीचे का संघनक या कंडेंसिंग चेंबर, जिसे वाष्प को इकट्ठा करने के लिए ठंडा रखा जाता था। इस पूरे सेटअप की जान थी 5.5 सेंटीमीटर मोटी एक खास मिट्टी की प्लेट। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये जालीदार प्लेट 36 भारी भरकम खनिजों से भरे रिटॉर्ट्स को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उल्टा लटकाकर रखती थी। इसके बड़े छेदों से जिंक की भाप नीचे जाती थी और छोटे छेदों से आग की गर्मी ऊपर आती थी और जली हुई राख नीचे गिरती थी। सच में एकदम जीनियस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और कमाल की बात यह है कि यह डिजाइन सदियों तक स्थिर नहीं रहा, बल्कि लगातार इवॉल्व होता गया। शुरुआती दौर के वो छोटे 20 सेंटीमीटर के बैंगन जैसे आकार के बर्तन धीरे धीरे 35 सेंटीमीटर लंबे बड़े इंडस्ट्रियल कंटेनर्स में बदल गए। ये क्रमिक विकास साबित करता है कि वे लोग लगातार अपनी पैदावार को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, अब भट्ठी के अंदर जाने वाले उस खास मसाले की बात करते हैं जिसके बिना सब अधूरा है। भाग 3, चार्ज का रसायन। अयस्क यानी ओर को तैयार करने की ये प्रक्रिया किसी प्रिसिजन लैबोरेटरी से कम नहीं थी। स्फायराइट अयस्क से सल्फर निकालने के लिए उसे भूनना, फिर मूसल से कूटना और उसके बाद उसमें ताज़ा गाय का गोबर और नमक मिलाकर उसकी गोलियां बनाना और छाया में सुखाना, हर एक स्टेप पूरी तरह से कैलकुलेटेड था। जिंक रिडक्शन के केमिकल समीकरण को संतुलित करने के लिए ये सब बेहद जरूरी था। हाथों से बड़ी मेहनत से बनी इन चार्ज की गोलियों को बहुत सावधानी से सुखाकर मिट्टी के उन रिटॉर्ट्स में पैक किया जाता था। कोई भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल सटीक काम। अब यहाँ गोबर और नमक के इस्तेमाल को देखिए। ये प्योर केमिकल ब्रिलियंस है। गोबर ने कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए जरूरी कार्बन का काम किया, जो एक भयंकर रिड्यूसिंग माहौल बनाता था। और नमक टूटकर सोडा बन जाता था, जिससे मिश्रण के अंदर छोटे छोटे छेद बन जाते थे ताकि गैस या जिंक की वाष्प आसानी से बाहर निकल सके। क्या गजब की सोच है! केमिकल मिश्रण तो बन गया, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। भाग 4, थर्मल नियंत्रण और आसवन। सोचकर देखिए, एक ही भट्टी में एक साथ अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान बनाए रखना। ऊपरी हिस्से में लगातार 6 घंटे तक 1150 से 1200 डिग्री की भयंकर गर्मी, रिटॉर्ट के अंदर ठीक 1100 डिग्री ताकि रिएक्शन हो सके, और निचले हिस्से में 432 से 913 डिग्री के बीच का तापमान। अगर ये संतुलन थोड़ा भी बिगड़ा तो या तो रिएक्शन फेल हो जाएगा या जिंक फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खासकर 913 डिग्री का आंकड़ा। अगर नीचे के हिस्से की गर्मी इस 1 से भी ऊपर चली गई तो जिंक बस गैस बनकर बाहर निकल जाएगा और घंटों की मेहनत पल भर में राख। इतना बारीक कंट्रोल, वो भी आज से सदियों पहले।
इस प्राचीन कमाल को आज के चश्मे से देखने के लिए भाग 5 आधुनिक आईआईटी पुनर्निर्माण की ओर चलते हैं। आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने पुरातात्विक डेटा और जावर की ही स्थानीय मिट्टी का इस्तेमाल करके इस पूरी प्रक्रिया को रिक्रिएट करने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या आधुनिक जानकारी से लैस आज का विज्ञान उस पुराने जादू को दोहरा सकता है। और नतीजे सच कहें तो काफी हैरान करने वाले रहे। हमारे पास आज इतनी आधुनिक जानकारी है, फिर भी ये प्रयोग काफी संघर्ष करता दिखा। 100-1500 डिग्री का तापमान मुश्किल से ही मेंटेन हो पाया। भट्टी में गर्मी बराबर नहीं फैली और जिंक की वाष्प रिटॉर्ट्स की सील से लीक होके बाहर ही ऑक्सीडाइज हो गई। लिक्विड जिंक की तो बात ही छोड़िए, एक भी बूंद नीचे फ्लास्क तक नहीं पहुंच सकी। आधुनिक प्रयोग में इस्तेमाल हुए इन रिटॉर्ट्स को करीब से देखने पर पता चलता है कि क्योंकि जोड़ों को परफेक्टली सील नहीं किया जा सका और वो ज़रूरी रिड्यूसिंग माहौल नहीं बन पाया, तो जिंक बस एक सफ़ेद पाउडर बनकर बाहरी दीवारों पर चिपक गया। इससे पता चलता है कि पेपर पर जो प्रोसेस इतना सीधा लगता है, हकीकत में वो कितना जटिल है। तो ये सब हमें किस नतीजे पर लाता है? भाग 6 प्राचीन महारत का खुलासा। जरा इस बात पर गौर करते हैं कि तापमान को नियंत्रित करना कितना एक्सट्रीम काम था। ये एक धातु कर्म की टाइट रोप वॉक थी। अगर गर्मी थोड़ी कम होती तो रिएक्शन नहीं होता, और अगर थोड़ी ज्यादा होती तो मिट्टी के वो रिटॉर्ट्स पिघल जाते और उनकी पतली दीवारें ढह जाती। उन शुरुआती इंजीनियरों का हवा के प्रवाह, ईंधन के अनुपात और मिट्टी की मजबूती को लेकर जो इंट्यूशन था, वो एकदम सटीक और बेदाग था। अब ऐसे में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। बिना किसी डिजिटल थर्मोमीटर, बिना किसी आधुनिक सेंसर के जावर के उन धातुवेदों ने इतनी परफेक्ट थर्मोडायनामिक्स को लगातार कैसे मेंटेन किया होगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है और इतिहास के उन महान इंजीनियरों की अद्भुत समझ के प्रति सम्मान से भर देता है। आज के इस तकनीकी एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।